नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका विश्व भूगोल की हमारी क्लासेस में। जैसा कि आपने देखा है कि एक वीडियो हमारी आ चुकी है और उसी श्रृंखला में ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं और पृथ्वी के ऊपर जो महत्वपूर्ण अक्षांश या देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में बताएंगे और भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, पहले हम आपको थोड़ी सी बात और इसमें बताना चाहेंगे आपके सिलेबस को लेके, क्योंकि बच्चों में यही कन्फ्यूज़न रहता है कि वो पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें, किसी भी सब्जेक्ट को किस तरीके से तैयार करें और कितना तैयार करें। वो शुरू के 2-4 चैप्टर पढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन सीरीज लगा लेते हैं, 100-200 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि ये उनका सब्जेक्ट तैयार हो गया। सबसे पहले आपको किसी भी सब्जेक्ट की पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए कि उसका सिलेबस किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। अगर आपको एक बार वो समझ में आ गया तो आपकी रुचि भी सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छी होगी और वो सब्जेक्ट भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको सौरमंडल के बारे में पढ़ा है। उसमें क्या था, हमारे 8 ग्रह थे और सूर्य था। उसके बाद देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे विश्व से, पूरे संसार से, पूरे ब्रह्मांड से अपनी पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी पर क्या क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसी तरीके से सीधा अपने किस पे चले जाते हैं, भारत पे चले जाते हैं। और भारत पे जाते टाइम उसका नाम, जैसे ही हम भारत पे पहुंचते हैं तो भारत का भूगोल हो जाता है। तो इससे पहले का सौरमंडल और भारत तक पहुंचने की जो ये प्रक्रिया है पूरी, यहाँ तक का जो भूगोल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विश्व भूगोल बोलते हैं। और जैसे ही हम भारत के बारे में चर्चाएं करने लग जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, भारत का भूगोल कहलाता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, विश्व भूगोल। तो हमें क्या करना है, पृथ्वी के बारे में जानना है और पृथ्वी के ऊपर क्या क्या उपस्थित है उसके बारे में जानना है। तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए कि भूगोल की तैयारी कैसे करनी है। 2 पार्ट में करनी है, विश्व भूगोल क्या है और भारत का भूगोल क्या है, ये ध्यान रखना है आपको। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अब ये देखिए, ये कुछ रेखाएं हैं और ये रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाओं का मतलब क्या होता है कि अगर आप पृथ्वी पे इन्हें ढूंढने जाएंगे तो ये आपको नहीं मिलेंगी। ये इनकी केवल क्या की जाती है, कल्पना की जाती है कि कुछ इस तरीके की रेखाएं हमारी पृथ्वी पर खींची गई हैं। कुछ देख पा रहे होंगे आप, कुछ ऐसे हैं और कुछ इस तरीके से। अभी हम बात करेंगे सबकी, ये किस तरीके से ये रेखाएं बनती हैं। तो देखो, सबसे पहले जब भी हमें पृथ्वी की जानकारी चाहिए या पृथ्वी के बारे में डिटेल नॉलेज पता करनी है कि पृथ्वी पर कोई स्थान कहाँ पर है, तो हम इसका एक नमूना तैयार करते हैं। तो उस नमूने को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि ग्लोब के ऊपर ये रेखाएं खींची हुई हैं। तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक नमूना मात्र है, ठीक है। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं, जो पृथ्वी की तरह दिखता है, बिल्कुल जैसे पृथ्वी है उसी की आकृति का हम इसको बनाते हैं और उसी के ऊपर ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा देश किस स्थान पर पड़ता है या फिर कोई अन्य देश किस स्थान पर पड़ता है। तो इन सब की जानकारी के लिए हमारे पास क्या करते हैं हम लोग, ग्लोब के ऊपर हमने एक काल्पनिक रेखाएं बनाई हुई हैं जिनको क्या बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सदस्य है जिसका भौगोलिक अध्ययन हम इसके एक नमूने से करते हैं जिसे ग्लोब कहते हैं। तो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। और ये क्या है, एक नमूना है। क्या है, एक नमूना है किसका, जैसी पृथ्वी है बिल्कुल उसी की तरीके का एक छोटा प्रतिदर्श है जिसकी सहायता से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि पृथ्वी कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चित्र है और आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो रेखाएं हैं ये आपको दिखा रही हैं कि ये जो गोल गोल घूमी हुई रेखाएं हैं इस तरीके से, ये क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। और ये जो इस तरीके से नीचे आ रही हैं इनको क्या बोल रखा है, देशांतर रेखाएं बोल रखा है। आगे चलते चलते हम सब बातों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये रेखाएं कैसी हैं, काल्पनिक है, मतलब ये ग्लोब के ऊपर हैं केवल, ओरिजिनल में पृथ्वी के ऊपर नहीं है। ग्लोब के ऊपर इनको खींचा गया है जिससे हम किसी भी स्थान की अवस्थिति कि वह स्थान कहाँ पर स्थित है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। कभी कभी ये आ जाता है कि अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, लैटिट्यूड लाइंस भी बोलते हैं। अब देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। अगर आपको समझना है तो इसके बारे में आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक बार समझ में अच्छे से आ गया तो उसके बाद आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहली बात देखो, ये हमारा ग्लोब फिर से दिखाई दे रहा है आपको, और इसकी डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ग्लोब के ऊपर ये देखो, जब भी आप किसी भी मैप को देखते हैं या फिर कोई भी स्क्रीन आपके सामने दिखाई देती है, तो आप जानते हैं कि जब भी आप उसको सामने से देखते हैं तो राइट में आपको क्या दिखाई देता है, पूर्व दिखाई देता है, और लेफ्ट में आपको क्या दिखाई देता है, पश्चिम दिखाई देता है। इसी तरीके से ऊपरी सिरा क्या होता है, उत्तर होता है, और दक्षिणी सिरा क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, तो ये जो ग्लोब है अपना, इस ग्लोब पर अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर क्या खींचें, रेखाएं खींचे, समांतर रेखाएं खींचे, तो उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो हमसे ये कहती है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी पर खींची गई समांतर रेखाएं, सभी समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अक्षांश रेखाएं, हमने बहुत सारी अक्षांश रेखाएं आपको दिख रही हैं इस पे खींची हुई, तो इनमें से कुछ के महत्वपूर्ण नाम रखे गए हैं क्योंकि उनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो, जो बिल्कुल इनके बीच से जो ये रेखा जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, जो क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है। आपको देखो इस डायग्राम में बिल्कुल सीधा क्लियर हो रहा है, ये क्या कर रही है, पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त कर रही है। देखो ऊपर का भाग इसमें क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। इसीलिए इस रेखा का नाम क्या दिया गया है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब जो हमारी धरती है या पृथ्वी है उसको मध्य से डिवाइड करती है, इसीलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। अभी आपको देखो ये इसकी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो 0 डिग्री अक्षांश है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं, और ये पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है। इसमें से उत्तर वाले भाग को हम क्या बोल देते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को क्या बोल देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अभी कुछ रेखाएं और इसमें इंपॉर्टेंट है तो वो भी हम देखेंगे आगे, तो देखते हैं, चलते हैं आगे। तो देखते हैं, देखो अक्षांश रेखाएं, जैसे अभी हमने बोला कि जो बीचों बीच रेखा जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो इसी तरीके से इस ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री से 1 डिग्री उसके ऊपर आता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इस तरीके से ये ऊपर नंबर बढ़ता जाता है, और उत्तरी ध्रुव तक ये कहाँ तक पहुँचता है, 90 डिग्री तक। तो वही दिखा रखा है इसमें, 10-10 के गैप तक दिखा रखा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, और ये किस में है, उत्तर में है, नॉर्थ में है। तो ये देखो आप देख पा रहे होंगे इनके आगे एन लिखा हुआ है, ये किस कारण लिखा हुआ है, ये नॉर्थ की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, साउथ पोल। तो ऊपर तक कहाँ तक जा सकता है, ये 90 डिग्री तक जा सकता है, और नीचे 90 डिग्री तक जा सकता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ कितने कितने अंतराल पर लिखा हुआ है, 1-1 डिग्री के अंतराल पर ये रेखाएं खींची गई हैं। वैसे तो इन रेखाओं को 1-1 डिग्री के बीच भी खींचा जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत की अवस्थिति कहाँ से स्टार्ट होती है, 8.4 से स्टार्ट होती है, तो यानी 1 डिग्री के मध्य भी कुछ रेखाएं खींची जाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल, लेकिन जो पूर्णतः डिग्री की बात करेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री से लेकर पूरा इस तरीके से 90 डिग्री तक ये जाती है। ठीक है, जो हम अपनी सुविधा के लिए वो हम कर लेते हैं कि किसी स्थान के पास हम 1-1 डिग्री को भी विभक्त कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एक पॉइंट यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 डिग्री
अक्षांश की स्थिति होती है। तो देखो इसको भी पॉइंट को हम समझ लेते हैं कि आखिर क्यों अक्षांश 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको। तो देखो मैं यहाँ पर जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, और पहले ये ग्लोब भी देख लेते हैं। देखो वैसे अक्षांश की एक डेफिनेशन जो हमने बोली है वो बहुत साधारण सी डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन इसकी होती है कि कोई भी अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से जितनी कोणीय दूरी बनाता है उसी को उसका अक्षांशीय मान कहते हैं। तो देखते हैं अभी कैसे। जैसे भूमध्य रेखा हमने बोला था, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। तो देखो सेंटर से अगर हम देखें तो सेंटर के साथ ये कितना कोण बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। इसी तरीके से जैसे हम इससे थोड़ा सा ऊपर अगला पॉइंट देखें तो सपोज करो वो 1 डिग्री कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 1 डिग्री। इसी तरीके से ऊपर बढ़े 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, और सीधा अगर हम उत्तरी ध्रुव को मध्य से मिला दें तो ये कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ से चलें तो यहाँ पर 10 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 20, 30, 50 और 90 डिग्री। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना बन सकता है, अधिकतम 90 डिग्री बन सकता है। तो वो जो पॉइंट है कि अक्षांश का मान 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी अक्षांश पृथ्वी के केंद्र बिंदु से उसकी कोणीय दूरी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि अक्षांश का मान 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अक्षांश 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं में हो सकता है। नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं में हो सकता है, क्योंकि ग्लोब पर हमने अभी देखा था कि एक उत्तरी गोलार्ध है और एक क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध यहाँ पर देखो 90 डिग्री नॉर्थ आया है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री साउथ यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल अगर हम अक्षांशों की बात करें तो देखो इसमें भी गिनती का भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि टोटल अक्षांश कितने हैं, टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया था कि हम 1-1 डिग्री पर क्या करते हैं, अंतराल पर हम अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि किसी भी स्थिति में, कोई सी भी स्थिति हो, 90 डिग्री से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ठीक है, ध्रुव पर अक्षांश की स्थिति कितनी होती है, 90 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री साउथ में होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे, ये जो अगला पॉइंट है ये हमसे क्या कह रहा है, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे 10 से 20 डिग्री या 20 से 30 डिग्री पर देखेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर क्या है, बराबर है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। क्या है, समांतर हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच वो जो दूरी है जो बराबर रहती है हमेशा, वो कितनी है, 111 किलोमीटर है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 1 डिग्री अक्षांश यहाँ पर ये है और 2 डिग्री ये है, और इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है वो कितनी दे रहा है, 111 किलोमीटर। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये 111 किलोमीटर ही मानी जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 111.2 किलोमीटर तक ही ये बढ़ पाती है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बराबर ही होती है, लेकिन कभी ऑप्शन में ये आए कि ध्रुव की तरफ बढ़ती भी है तो थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि ये ध्रुव की तरफ थोड़ा सा मान इसका बढ़ता है। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि 21 जून की जो तारीख है, 21 जून को क्या है, सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर, सूर्य जो है कर्क रेखा के एकदम ऊपर क्या करता है, उसकी किरणें क्या होती हैं, लंबवत पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। लंबवत पड़ने का मतलब 90 डिग्री पर गिरती हैं। 90 डिग्री पर गिरने का मतलब सीधा सा होता है कि जब सूर्य बिल्कुल आपके सर के ऊपर हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी परछाई की जो लंबाई है वो आपको दिखाई नहीं देगी कि कितनी लंबी है, वो आपके पैरों के नीचे ही समाहित होकर रह जाती है।
ठीक है। तो आप देखते हैं कि जब जून का महीना होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जून का ही महीना चल रहा है, जुलाई स्टार्ट हुआ है, तो इस बीच सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों होती है? क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से जाती है, इसी कारण जून में आपको गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है, इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य लंबवत किरणें पड़ रही हैं, और क्या पड़ रही हैं? सीधी पड़ रही हैं। तो इस कारण क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये हम आगे चल के और भी पढ़ेंगे कि पृथ्वी की गतियों में ये किस तरीके से लंबवत पड़ता है और किस तरीके से दिन और रात बड़े या छोटे होते हैं, और ऋतु परिवर्तन किस तरीके से होता है वो भी हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम इतना जान रहे हैं कि अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में जानना था। और पहली क्या जानी थी हमने? भूमध्य रेखा, जो क्या कर रही है? पृथ्वी को बीचों बीच से क्या कर रही है? दो भागों में डिवाइड कर रही है। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण रेखा और है कि अगर हम नॉर्थ में जाएं, यानी उत्तर की दिशा में जाएं और 23.5 डिग्री पर जाएं, तो हमें उस रेखा, जो अक्षांश रेखा है, उसका एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो स्पेशल नाम क्या है? कर्क रेखा। एक और बात याद रखनी है आपको कि ये जो कर्क रेखा है ये भारत को लगभग 2 भागों में विभक्त करती है। ठीक है, जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि ये कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। बस आपको संख्या याद रख लेनी है कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे ये नॉर्थ में एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, उसी तरीके से उसी की अवस्थिति के आधार पर एक दक्षिण की तरफ अगर हम चलें, साउथ की तरफ अगर हम चलें, तो एक और रेखा होती है जिसका नाम क्या है? मकर रेखा, और उसका मान भी क्या है? 23.5 डिग्री। लेकिन याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश, और इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 21 जून को कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, सूर्य की किरणें जो हैं लंबवत पड़ती हैं 21 जून को। तो आपने देखा कि उस टाइम क्या होता है? हमें गर्मी का एहसास होता है। हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब गर्मियों का मौसम होता है। इसी तरीके से जब सूर्य क्या करेगा? मकर रेखा पर क्या पड़ेगा? मकर रेखा पर उसकी किरणें क्या होंगी? लंबवत पड़ेंगी। तो क्या होगा? हमें सबसे कम प्रकाश की प्राप्ति होगी। उस स्थिति में क्या हो सकता है? हमारे यहाँ पर क्या होगी? सर्दी होगी। तो आप देखते हैं हमारे यहाँ सर्दी कब होती है? दिसंबर जनवरी के महीने में। तो ऐसा कब होता है कि सूर्य की किरणें इस पर लंबवत पड़ें? तो वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। तो आप देख पा रहे होंगे 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो गया? आप देख पा रहे हैं 22 दिसंबर। और इस कारण क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में यही सबसे छोटा दिन बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बिल्कुल। और याद किस तरीके से रखना है? फैक्ट के साथ भी याद रखना है और कॉन्सेप्ट के साथ भी याद रखना है कि सर्दी और गर्मी किस तरीके से होती है और सर्दी और गर्मी क्यों हो रही है। तो महीने का तो आपको सीधा सीधा याद रह जाएगा कि जून में अपने यहाँ गर्मी है तो कर्क रेखा पर क्या पड़ेगा? लंबवत पड़ेगा। और दिसंबर में अपने यहाँ क्या है? सर्दी है, तो कहाँ पर पड़ेगा लंबवत? मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा। डेट में भी थोड़ा सा ही अंतर है, 21 जून है, लगभग वही डेट है। यहाँ पे क्या है? 22 दिसंबर है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे से बहुत पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? एक क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है। कभी भी आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी से उसका आंसर लगा देते हैं, और जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक वर्ड से ही क्वेश्चन का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो देखेंगे, अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अभी आपने देखा कि 90 ऊपर होती हैं। अगर हम नॉर्थ की तरफ चलें तो 90 क्या होती हैं? नॉर्थ की तरफ होती हैं।
इतना तो आपने जाना ही कि 90 डिग्री अक्षांश होता है, यानी 90 ऊपर होंगी और 90 कहाँ होंगी, नीचे होंगी। ठीक है, और एक ये बीच में जीरो वाली है तो एक ये भी हो जाएगी। अगर हम इन सब को ऐड कर देते हैं तो ये कितना आता है, 181। क्या आता है, ये 181। लेकिन ये क्या है, ये है अक्षांश। अभी हमने बात करी ये क्या है, अक्षांश। लेकिन अगर आपसे वो रेखा की बात करें तो आपने देखा कि ये 181 आया है, लेकिन अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो वृत्त बन रहे हैं, ये जो सर्कल बन रहे हैं, किसके, अक्षांश के। अगर 90 डिग्री वाले को तो देखेंगे तो बिल्कुल एक बिंदु की तरह होता है, वो किसी रेखा की तरह नहीं होता है। और इसी तरीके से 90 डिग्री साउथ भी एक बिंदु की तरह होता है। तो ये 181 थे, और अभी हमसे अगर रेखा पूछेगा तो ये दो तो क्या है, स्पॉट हैं, दो तो क्या है, बिंदु हैं, तो दो माइनस करेंगे और आंसर कितना आएगा, 179। अगर रेखा आपसे बोलता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो क्या आंसर होगा, 179। और अगर वो ये पूछता है कि कुल अक्षांश कितने हैं तो आंसर कितना होगा, 181। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वो आपसे ये कहे कि कुल अक्षांश कितने हैं तो आंसर होता है 181, और वो पूछे कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो वो होती हैं कितनी, 179। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखते हैं हम यहाँ पर जो हमें पॉइंट दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, देखो अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माना जाए, मतलब बिंदु तो वो है ही, अगर क्वेश्चन में सीधा ये लिखा हुआ है कि भाई अगर उनको बिंदु माना जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी। तो देखो इसने 79 गलत लिखा हुआ है, कितना होता है, 89। 89 क्यों, क्योंकि अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो 90 टोटल होते हैं और एक बिंदु को हटा देंगे तो 89, फिर प्लस साउथ में आएंगे तो 89, और ये +1 किस वजह से कर रहा है, ये भूमध्य रेखा की वजह से, 0 डिग्री की वजह से कर रहा है, क्योंकि इसको तो हमने काउंट ही नहीं किया। हमने काउंट किया 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री और सीधा 90 डिग्री तक हम चले गए। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 179। और अगर उनको भी रेखा मान लिया जाए, अगर रेखा माना जाए तो कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 181। क्यों, क्योंकि इसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये बात ध्यान रखनी है। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन पूछने का तरीका आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक देखो यहाँ पर फैक्ट, बहुत अच्छा फैक्ट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, और अभी विश्व भूगोल हम पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये नोट में लिखना है बिल्कुल पॉइंट, और आपको क्या करना है, जितनी भी बातें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ कि किस तरीके से ये हुआ है कि 90 डिग्री ही क्यों होता है, तो ये आपको अपने पास नोट करके रखना है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फैक्ट हैं उनको आसानी से याद रख सकते हैं, फिर आप उनको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर, भूमध्य रेखाएं गुजरती हैं। क्या गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, अभी सिर्फ हमने किसकी बात करी है, अक्षांश, और अक्षांश की बात करी है केवल अभी, तो अक्षांश की ही बात करेंगे। तो अक्षांश क्या है, ये तीनों अक्षांश रेखाएं जो मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, ये तीनों कहाँ से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम देशांतर भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम देशांतर की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला टॉपिक क्या है, देशांतर है। ठीक है, तो देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन भी बोलते हैं, देशांतर रेखा को लॉन्गिट्यूड लाइन भी बोलते हैं। देखो इसकी भी डेफिनेशन थोड़ा सा आपको याद रखनी है, और डेफिनेशन से ज़्यादा आपको इसको समझना है। सिर्फ क्या करते हो आप लोग, सीधा डेफिनेशन पढ़ लेते हो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, उसको प्रैक्टिकली भी आपको समझना है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन को ही देखो, क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ये भी काल्पनिक रेखा है, और काल्पनिक रेखा का मतलब क्या है कि हमने कल्पना करी है कि इस तरीके की कोई रेखाएं होंगी। इनको हम किस पर दर्शाते हैं, इनको हम ग्लोब पर दर्शाते हैं। तो देखो उत्तरी ध्रुव कहाँ पर है, यहाँ पर है, और दक्षिणी ध्रुव कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर मैं इसको इस तरीके से मिलाऊँ इस पर, और फिर आगे ऐसे मिलाऊँ, तो इस पर इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं बन जाएंगी, इस तरीके से, इस तरीके से,
तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी रेखाएं बन जाएंगी। तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा एक और पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, अगर आप डायग्राम को ठीक से देख रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो क्या हो रहा है, इन रेखाओं के मध्य ये जो दूरी है ये घट रही है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या हो रहा है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। तो सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा के बीच होती है। किसके? देशांतर रेखाओं के मध्य जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक दूरी होती है वो कहाँ होती है? इक्वेटर पे होती है, भूमध्य रेखा पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है कि ये दूरी होती कितनी है। तो अभी आपने जस्ट पढ़ा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्या होता है, 111 किलोमीटर की क्या होती है? डिस्टेंस होती है, लेकिन वो इक्वी डिस्टेंस होती है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब समान दूरी होती है, क्योंकि वो कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये रेखाएं समांतर नहीं है, इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती जा रही है। तो आपको 2 पॉइंट पे दूरी याद रखनी है कि ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी क्या होती है, और जहाँ पर अधिकतम है वहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या होती है। तो आप देख पा रहे होंगे ध्रुवों पर तो एक दूसरे से मिल जा रही हैं जाकर, और जो दो रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएं तो वहाँ पर उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है। तो ये कितनी होती है? अक्षांश की होती है 111 किलोमीटर, और देशांतरों के मध्य ये दूरी होती है आपकी 111.3 किलोमीटर। कहाँ पर होती है ये? इक्वेटर पर होती है, ये ध्यान रखना है आपको, और ये सबसे अधिक दूरी होती है, ठीक है। तो आपने कुछ पॉइंट यहाँ पर देख लिए कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। दूसरा आपने देखा कि इनके बीच की जो सबसे अधिक दूरी है वो क्या है? भूमध्य रेखा पर है, और न्यूनतम दूरी जो शून्य है वो कहाँ पर है? ध्रुवों पर है। इनके बीच की दूरी एक समान नहीं है, वह घटती भी है और बढ़ती भी है। घटती कैसे है? ध्रुवों की ओर चलोगे तो घटेगी, और भूमध्य रेखा की ओर चलोगे तो वो बढ़ेगी। तो ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, क्या है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ये हमने समझ लिया, डायग्राम से भी समझ लिया। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती है, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद अगला पॉइंट है, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, स्टेटमेंट देता है आपको, देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है अथवा सत्य नहीं है, इस तरीके से बोलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेखाएं समांतर नहीं हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा इससे अगला, कि सबसे ज़्यादा दूरी इक्वेटर पर है, और वो कितनी है? 111.3 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी हमने सीखा था कि कुछ अक्षांश रेखाएं महत्वपूर्ण होती है, इसी तरीके से देशांतर रेखाएं भी महत्वपूर्ण होती है, तो वही आपको याद रखनी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण एक जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया जाता है? प्रधान याम्योत्तर रेखा। क्या बोला जाता है? प्रधान याम्योत्तर रेखा, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा। इसका मतलब क्या है? इसको GMT लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, GMT लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं? GMT लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या किया जाता है? यहाँ से समय का पता लगाया जाता है कि किस स्थान पर क्या समय हो रहा होगा, ठीक है। तो पहली रेखा जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? 0 डिग्री देशांतर, और इसी को ही हम GMT लाइन बोलते हैं, और प्रधान याम्योत्तर रेखा भी इसी को ही बोलते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है। अब जैसे हमने अक्षांश के बारे में तो पता करा कि 181 भी हो सकती हैं, उनको अक्षांश बोलते हैं। रेखाओं की बात करेंगे तो 179 होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, ठीक है। तो देशांतर रेखाएं टोटल होती हैं 360। कितनी होती हैं? 360 होती हैं। अब ये 360 ही क्यों होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो, अगर आप किसी बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाते हो, ठीक है, तो आप कितने डिग्री का एंगल पूरा करते हो?
आपने 30 डिग्री पूरा करा, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर क्या करा आपने, पूरा 360 डिग्री घूम जाते हो आप। इसी तरीके से पृथ्वी के ऊपर भी एक एक डिग्री के गैप में क्या बनाया हुआ है, एक एक डिग्री के अंतराल में ये रेखाएं खींची गई हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 10 तक गए, फिर 10 10 20 30 40 60 90, और इसके ठीक पीछे 0 डिग्री के पीछे क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो अभी हम किधर की तरफ चल रहे थे, ईस्ट की तरफ, ईस्ट का मतलब पूरब की तरफ चल रहे थे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पश्चिम की तरफ भी चलते हैं, और क्या 180 डिग्री तक पहुंचते हैं तो क्या हो जाता है, 0 डिग्री के पीछे हम पहुंच जाते हैं। तो आपने देखा कि अगर हम 0 डिग्री के पीछे, जस्ट पीछे वाली रेखा को देखें तो वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। अगर आप ईस्ट से चलते हैं तो आप उसको बोलेंगे 180 डिग्री ईस्ट, अगर आप वेस्ट से चलते हैं तो उसको बोलेंगे 180 डिग्री वेस्ट, यानी पश्चिमी देशांतर। तो ये दोनों रेखाएं एक ही होती हैं और एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा यही लिखा हुआ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे के विपरीत होती है। और दूसरी बात ये भी हमने कवर कर ली कि 180 डिग्री इधर से और 180 डिग्री दूसरी तरफ से, तो इसको क्या बोल देते हैं, टोटल कितनी हो जाती हैं ये, 360 हो जाती हैं। तो कुल संख्या कितनी है इनकी, 360 है, लेकिन जो इनका मान है वो कितना है, वो 180, अधिकतम कितना है, 180 है। 180 के साथ आप क्या लगाएंगे, 180 डिग्री पूर्व, और इधर से अगर दूसरी वेस्ट की तरफ से आप जाते हैं तो उसको बोल देंगे 180 डिग्री वेस्ट। तो आपको ये याद रखना है, टोटल कितनी है 360, और नाम अगर लिखेंगे तो 180 डिग्री आपको क्या करना है, 180 डिग्री आपको करना है ईस्ट या वेस्ट, ठीक है। जिस तरीके से आपने अक्षांश रेखाओं में भी देखा कि आप उनको 180 डिग्री तक नहीं लिखते हैं, नॉर्थ और साउथ के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपको पूरा एक वर्ल्ड मैप एक पूरी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो इसको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। इसमें आपको अक्षांश और देशांतर दोनों तरीके की रेखाएं दिखाई गई हैं, और जो मेन अक्षांश रेखाएं हैं और मेन देशांतर रेखाएं हैं वो कहाँ पर मिलती हैं एक दूसरे से, इस बात को ध्यान रखना है, और कहाँ से गुजरती है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं मार्किंग कर देता हूँ। तो देखो ये वाली जो रेड रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये रेड वाली जो है इसको क्या बोला है, 0 डिग्री देशांतर रेखा बोला है, ठीक है, या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा इसको बोला जाता है। और एक ये है कर्क रेखा के विषय में आप जान चुके हैं, 0 डिग्री अक्षांश के विषय में भी जान चुके हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में होती है, इसको भी आप जान चुके हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसके ऊपर इस तरीके से ये दिखाई देती हैं। तो क्या क्वेश्चन, ये जो डायग्राम है ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि अभी हमने एक अफ्रीका के बारे में एक तथ्य ये जाना था कि तीनों की कर्क, ये वाला जो महाद्वीप आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का जो महाद्वीप आपको दिख रहा है, ये कौन सा महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो हमने अभी इसके बारे में जाना था कि तीनों जो महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखाएं हैं वो तीनों की तीनों क्या हैं, इससे होकर गुजरती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इससे होकर गुजर रही हैं, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही हैं। लेकिन मैंने आपको तब बताया था कि एक पॉइंट हम इसमें और ऐड करेंगे, वो पॉइंट ये है कि ये जो रेड वाली रेखा है जिसको हमने क्या बोला है, प्रधान याम्योत्तर बोला है, ये भी क्या हो रही है, इससे होकर गुजर रही है। देखो देख रहे हैं आप। तो आपको ये याद रखना है कि तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और 0 डिग्री देशांतर जिसको प्रधान याम्योत्तर बोलते हैं वो भी इसी से होकर गुजरती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं कि 0 डिग्री देशांतर और कर्क रेखा कहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं। तो ये कहाँ पर काटती हैं, इतना तो आपको याद हो गया कि भाई भारत में तो काटने से रही, पाकिस्तान में तो काटने से रही, या फिर अमेरिका में तो काटने से रही। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसका मतलब ये है कि जो स्थान होगा वो कहाँ पर स्थित होगा, वो अफ्रीका में स्थित होगा। तो अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है अल्जीरिया, वहाँ पर क्या होता है, कर्क रेखा और प्रधान याम्योत्तर रेखा एक दूसरे को
काटती हैं। कहाँ काटती हैं? अल्जीरिया में काटती हैं। और आपको अल्जीरिया के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है कि अल्जीरिया अफ्रीका का इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ये और मध्याह्न समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है गिनी की खाड़ी में ये एक दूसरे को काटते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये खाड़ी नुमा आकृति है। खाड़ी किसको बोलते हैं? ऐसा जल का मार्ग जहाँ पर क्या होता है कि तीन तरफ से क्या है? भूभाग हो। तीन तरफ से क्या हो? भूभाग हो। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला स्थान जो है इसके तीन तरफ क्या है? भूभाग है। और यहाँ पर एक देश पड़ता है जिसको हम बोलते हैं गिनी, तो उसी लिए इसका नाम है गिनी की खाड़ी। तो आपको याद रखना है कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं वो कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? वो काटती है आपको गिनी की खाड़ी में। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। अब अगला एक और पॉइंट है कि मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ पर काटेगी? तो यहाँ पर कोई देश नहीं है आसपास, ये एक सागर है, महासागर है बल्कि। और ये महासागर आपने देखा भी होगा, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो ये महासागर है, इधर ये क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और यहाँ पर है ये अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, इनके बीच ये एस आकृति का ये क्या बनता है? महासागर बनता है। तो आपके पास कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि एस आकृति का महासागर कौन सा महासागर है? तो इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। तो इसी अटलांटिक महासागर में मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी GMT लाइन एक दूसरे को काटती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डायग्राम था, इसको आपको याद रखना है और समझ के याद रखना है कि अल्जीरिया में एक दूसरे को कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर काटते हैं। गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। इसी तरीके से मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये क्या बोलते हैं, जो 0 डिग्री आपकी देशांतर रेखा है ये किस किस देश से होकर गुजरती है? तो इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। जब हम महाद्वीप पढ़ाएंगे तो उसमें इसको कवर करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं तो आप इनको देख सकते हैं। एक है यूके का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम, और उसके जस्ट नीचे है फ्रांस, और उसके जस्ट नीचे है स्पेन। तो ये 3 देश जो हैं ये कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। उसके बाद आपने देखा कि इसके बाद अल्जीरिया और घाना। कौन से देश हैं? अल्जीरिया और घाना। वैसे इन्होंने महत्वपूर्ण देश दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ 2-3 छोटे से छोटे देश हैं जहाँ से ये होकर गुजरती है। एक का नाम है बुर्किना फासो और एक का नाम है माली नाम से आता है वो। ठीक है, वो याद रखना है आपको। वैसे तो आप इतने भी याद रखेंगे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि ऑप्शन इनके ऐसे आते हैं कि कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है, तो आप ऑप्शन से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि लगभग ये कितने देशों से होकर गुजरती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि नीचे कहाँ दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाइट कलर का, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, ये कैसा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये यहाँ से भी होकर गुजरती है। ठीक है, क्योंकि ये ध्रुव पे जाकर मिलेगी तो ये पक्का इस वाले महाद्वीप से होकर जाएगी। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण देशांतर रेखा है, उसके बारे में भी जानना है। उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा। ठीक है, इसको जानना भी आवश्यक है आपके लिए कि किस तरीके से तिथि का निर्धारण होता है। तो देखो, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था कि 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है, ठीक उसके पीछे क्या है? 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको क्या बोलते हैं? उसको प्रधान याम्योत्तर बोलते हैं, और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं आप लोग? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री से हमने देखा था कि उससे समय निकाला जाता है, और तिथि किससे निकाली जाती है? 180 डिग्री देशांतर से निकाली जाती है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर यही लिखे हुए हैं कि 0 डिग्री देशांतर का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 180 डिग्री देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
कहा जाता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं कि जो देश पूर्व की तरफ हैं उनका समय क्या होगा, जो देश पश्चिम की तरफ हैं उनका समय क्या होगा यदि ग्रीनविच पर इतना समय हो रहा हो। तो थोड़ा सा ये याद रखना है। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है। क्या करती है, घूर्णन करती है। घूर्णन का मतलब क्या होता है, घूर्णन का मतलब होता है अपनी अक्ष पर घूमना। ठीक है, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और घूर्णन किस तरीके से करती है, ये पृथ्वी किस तरीके से घूर्णन करती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, मतलब इस तरीके से ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरीके से ये घूमती है। और सूर्य क्या है, यहाँ पर है, सपोज करो सूर्य आपका यहाँ पर है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर ये पूर्व की तरफ घूम रही है तो सबसे पहले सूर्य किसको मिलेगा, पूर्व की तरफ मिलेगा। और जैसे जैसे घूमती जाएगी फिर उससे आगे वाले स्थान को मिलेगा, फिर और घूमेगी फिर उससे आगे वाले स्थान को मिलेगा। तो आप जान सकते हैं कि पूर्व का समय क्या होता है, आगे होता है। क्यों आगे होता है, क्योंकि भाई उसको सूर्य सबसे पहले मिल रहा है, तो यानी सुबह वहाँ जल्दी हो जाएगी, और सुबह जल्दी हो जाएगी तो फिर सुबह अगले वाले स्थान पे देर में होएगी, तो वहाँ पे तो इधर वाले स्थान पे तो रात ही हो रही है, हम सूरज भी देख रहे हैं। ठीक है, इस वजह से 0 डिग्री अक्षांश जो है, 0 डिग्री देशांतर जो है, क्योंकि समय के लिए देशांतर का प्रयोग होता है, उससे पूर्व के जो स्थान होते हैं उनका समय कैसा होता है, आगे होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इससे पश्चिम में जो देश हैं वहाँ का समय कैसा होता है, पीछे होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूर्व में पहले पड़ता है और धीरे धीरे पश्चिम में पड़ता है जब पृथ्वी घूर्णन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है 0 डिग्री देशांतर रेखा का समय क्या कहलाता है, यूनिवर्सल टाइम कहलाता है, या फिर ग्रीनविच टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रीनविच टाइम कहलाता है। ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। ये अभी मैंने बताया आपको। क्यों आगे होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सूर्य जल्दी उगता है। उसके बाद क्या कहा, ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से पीछे होता है। यहाँ से क्या होता है, पीछे होता है। अगर सपोज यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं तो वहाँ पर क्या बज रहे होंगे, 11 बज रहे होंगे, या उससे पीछे और चल जाएं 10 बज रहे होंगे, या उससे पीछे और चले जाएं तो सुबह ही हो रही होगी। ठीक है, और अगर दिन के 12 इधर बज रहे हैं तो पूर्व की तरफ चलेंगे तो वहाँ दिन के 2 बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे। तो थोड़ा इस तरीके से आपको ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको याद रखना है। ये नहीं रटना है कि आगे होता है और पीछे होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि 180 डिग्री को क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। अब देखो ये पॉइंट पढ़ते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है, जबकि पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है कि एक दिन कब घटाना पड़ता है और एक ही दिन क्यों घटाना पड़ता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम 180 डिग्री को पार करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पूर्व की ओर जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखो 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम, 180 डिग्री चाहे आप पश्चिम से आएँ चाहे 180 डिग्री पूर्व से आएँ, तो क्या होता है, 180 डिग्री इधर हो गया, 180 डिग्री इधर हो गया। पृथ्वी पूरा चक्कर लगाती है तो कितना हो जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं। अगर 180 डिग्री घूम रही है तो 12 घंटे ये हो गए और 12 घंटे इधर से हो गए, यानी 24 घंटे का अंतर इस लाइन पर आता है, जिसको हमने क्या बोला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला है। तो यहाँ पर 24 घंटे का अंतर आता है। और अगर आप पूर्व की दिशा में, इससे पूर्व की दिशा में जाते हैं तो आपको 24 घंटे क्या करने पड़ते हैं, घटाने पड़ते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर 24 तारीख में हैं और अगर आप पूर्व की दिशा में आ गए तो आपको एक दिन घटाना पड़ेगा। आप किस में आ जाएंगे, 23 तारीख में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, 23 तारीख में आ जाएंगे। इसी तरीके से इसके विपरीत दे रहे हैं कि अगर आप ये पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ाना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और 24 घंटे क्यों हैं, क्योंकि पूरा 360 डिग्री आप क्या कर लेते हैं, 360 डिग्री क्या कर लेते हैं,
कवर कर लेते हैं। अभी जब आगे हम पृथ्वी की गतियाँ पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो तिथि निर्धारण के लिए यूज़ की जाती है, प्रयोग होता है उसका तिथि निर्धारण में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बाकी जितनी भी रेखाएं हैं वो बाकी बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कई स्थानों पर मोड़ी गई है। वो ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि एक दिन घटाना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है। तो अगर ये किसी देश से होकर गुजर रही है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही दिन में 2 दिन हो जाएंगे। 23 तारीख भी उसी दिन हो रही है और उसी दिन 24 तारीख हो रही है। तो इस वजह से उस देश में एक ही डेट रहे तो वहाँ से इसको क्या कर दिया गया है, जैसे यहाँ पर इसको मोड़ दिया गया है। ये स्थान क्या है, ये यहाँ आपको दिख रहा है, ये बेरिंग स्ट्रेट है। तो ये बेरिंग स्ट्रेट किस किस के बीच है, रशिया और आपका यहाँ पर क्या है, अलास्का है, इन दोनों के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मोड़ दिया गया है। इसी तरीके से आगे कोई द्वीपीय देश आ रहा है तो वहाँ पे मोड़ दिया गया है। इस तरीके से इसको कितनी बार मोड़ा गया है, 4 बार मोड़ा गया है। और ये क्यों मोड़ा गया है, ताकि एक देश में एक दिन एक ही तिथि रहे, एक ही तारीख रहे, ऐसा इस वजह से किया गया है। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है, वही पॉइंट लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया है और इसके सबसे नज़दीक बेरिंग जलडमरू मध्य आता है, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, एक पहला पॉइंट ये है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इसलिए यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो जहाँ पर भी सूर्य की किरणें लंबवत गिरेंगी वहाँ पर क्या होगा, दिन और रात बराबर होंगे। ठीक है, पृथ्वी के चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम है और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा है। यह आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये पृथ्वी है, देखो इसको फिर से समझ लो, ये जो दूसरा पॉइंट है, अगर ये पृथ्वी है तो ये इस तरीके से चपटी है, यानी ये वाला जो इसका व्यास है ये कम है और ये वाला व्यास ज़्यादा है। आप जानते हैं जो जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो इसकी त्रिज्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के साथ। ये है आर और ये है आर। यहाँ पे आर ज़्यादा है, अगर आर ज़्यादा हो रहा है तो जी का मान उतना कम होगा, अगर आर कम है तो जी का मान उतना ज़्यादा होगा, यानी ध्रुव पर जी का मान ज़्यादा होगा। और जहाँ पे जी का मान ज़्यादा वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कहाँ पर ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, और चपटे होने के कारण कहाँ, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे कम होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन स्थानों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहा जाता है। देखो अश्व अक्षांश इसका नाम जो है वो इन्होंने रखा था, अरबियों ने रखा था। उसका कारण ये था, इसके पीछे पूरी लंबी कहानी है, सिर्फ इतना सा जान लो कि ये लोग व्यापार करते थे घोड़ों का, और जब ये इस स्थान से होकर अपनी नाव को ले जाते थे तो यहाँ पर उच्च दाब रहता था, जिसके कारण क्या होता था, इनकी नाव आगे नहीं बढ़ पाती थी, और आगे नहीं बढ़ पाती थी तो ये क्या करते थे, जो घोड़े ले जाते थे उनमें से कुछ घोड़े समुद्र में फेंक देते थे, जिस कारण क्या होता था, फिर इनकी नाव आगे बढ़ जाती थी। इनको तो पता नहीं था ये किस कारण हो रहा है, उस उच्च दाब के कारण ऐसा होता था। इसी वजह से उन्होंने उस अक्षांश को क्या नाम दे दिया, अश्व अक्षांश दे दिया। तो इसको आपको इतना याद नहीं रखना है कि अश्व अक्षांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी एग्जाम में वैसे इतना पूछा नहीं जाता है ये, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि 30 डिग्री अक्षांशों के बीच, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। वो नॉर्थ में भी ऐसा ही होगा, और अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। उच्च दाब का मतलब क्या हो गया, हाई प्रेशर की स्थिति वहाँ पर बन जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो, ये फिर से वही पॉइंट आ गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेंगे, क्योंकि अगर मैप से आप समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, तीनों की तीनों कर्क रेखा है। तो आपको ये याद रखना है, ये क्या है,
उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है, साउथ अमेरिका है। ये यहाँ पे अफ्रीका है, ये यूरोप है, ठीक है, ये एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप नाम भी लिखा हुआ है। तो कभी कभी ये आ जाता है कि किस किस स्थान से ये होकर गुजरती है। तो अगर आपसे सीधा ये पूछ ले कि उत्तरी अमेरिका में कहाँ से गुजरती है, तो मैक्सिको से गुजरती है। लेकिन ये मैक्सिको के साथ एक और यहाँ पर देखो ये छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, यहाँ से भी होकर गुजरती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट इंडीज, क्या बोलते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह। तो इनका एक देश है क्यूबा, ये वहाँ से भी होकर गुजरती है, ये भी याद रखना है। थोड़ा सा आपको एशिया के बारे में ज़्यादा याद रखना है। क्यों ऐसा करना होता है, हमें एशिया के बारे में ज़्यादा क्यों जानना होता है, क्योंकि हमारा भारत जो है वो एशिया में ही स्थित है, ठीक है। तो ये कहाँ से गुजरती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सऊदी अरबिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये भारत हो गया, उसके बाद ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद म्यांमार है, म्यांमार के बाद चाइना है। तो आपको ये याद रखना है, ये इतने देशों से यहाँ से होकर गुजरती है। इसी तरीके से भूमध्य रेखा का भी क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, या फिर ये भी पूछ लेता है किस किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, या फिर किस महाद्वीप से नहीं गुजरती। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा ना तो यूरोप से गुजर रही है, ना ही नॉर्थ अमेरिका से गुजर रही है, और ना ही ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है। किससे गुजर रही है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। फिर इनके देश भी हैं, जब महाद्वीप के बारे में पढ़ाएंगे और मैपिंग कराएंगे आपको, तो उसमें ये अच्छे से क्लियर कराएंगे, क्योंकि इसके लिए मैप भी आपके पास होना चाहिए। तो बस इतना याद रखें कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से और एशिया से। एशिया में थोड़ा सा याद रख सकते हैं ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो एशिया में आप देख पा रहे होंगे, एशिया में ये एक द्वीपों की श्रृंखला है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया, वहाँ से गुजर रही है। यहाँ पर ये देखो मालदीव एक देश है छोटा सा, ठीक है, यहाँ से होकर ये गुजरती है। फिर इसी तरीके से मकर रेखा का देख लेते हैं। मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है, ये भी दक्षिणी अमेरिका से। फिर यहाँ पे ये अफ्रीका से गुजर रही है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है, ठीक है। इधर ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका। ये आपके क्या बोलते हैं, देशों के नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन केवल ये इतने ही देशों से नहीं गुजर रही है। यहाँ पे भी ये 8-9 देशों से गुजरती है, 8 से नहीं, ये 6 देशों से गुजरती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 नहीं, यहाँ पर सॉरी ये 3 देशों से, यहाँ पर 3 देशों से गुजरती है। 3, 1, 2, 4, ये यहाँ पर 3 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। और यहाँ पर ये गुजरती है आपके 5 देशों से होकर, ठीक है। इसको याद रखना है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में तो एक ही देश है, तो ये इसी से होकर गुजरती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको और देख लेते हैं। तो ये लास्ट के आपके 2 पॉइंट बच रहे हैं, इनको और देख लो आप। क्या लिखा हुआ है, अफ्रीका की कोंगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका नाम है कोंगो नदी। और इस नदी को एक और नाम दिया जाता है जायरे। क्या दिया जाता है, जायरे। जायरे क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक कोंगो देश है और उसका नाम पहले क्या था, जायरे था। इसी तरीके से अफ्रीका का ही एक और देश है, ठीक है, जिम्बाब्वे की ये सीमा बनाती है लिम्पोपो नदी। ये क्या करती है आपकी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। इस दिशा में एक और बात याद रखनी है, वो जल्दी से मिलती नहीं है आपको, कि एक नदी और है, एक नदी और है जो क्या करती है, देखो भूमध्य रेखा को काट दिया, मकर रेखा को काट दिया, अब आगे बचती है क्या, कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा को एक भारतीय नदी है जो 2 बार काटती है, और उसका नाम क्या है, माही, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और